जादुई अंगूर। एक गांव में एक राम भरोसे नाम का बूढ़ा किसान रहता था। उसके पास बहुत सारे खेत थे। उसके 4 बेटे थे। वह अपने चारों बेटों के साथ खेती किया करता था। जो सबसे छोटा बेटा था उसका नाम गोलू था। राम भरोसे गोलू से बहुत प्रेम करता था। गोलू भी अपने पिताजी की हर बात मानता था। एक बार राम भरोसे ने अपने बेटों से कहा, खेतों में इस बार खरबूज की बीज डालनी होगी। पिताजी, खरबूजों की बीज लगाने के लिए तो शहर जाना पड़ेगा। उसमें क्या है, शहर जाकर बीज ले आओ। परंतु पिताजी, खेतों में बहुत काम है। वहाँ कम से कम 3 लोगों की जरूरत है। इसीलिए हम 3 भाई खेतों का काम करते हैं और गोलू को आप शहर भेज दीजिए। बेटा गोलू, क्या तुम शहर जाकर बीज ले आओगे? जी पिताजी, मैं शहर चला जाऊंगा। अगले दिन गोलू शहर के लिए निकल जाता है। उधर गांव में राम भरोसे बीमार हो जाता है। 3 बड़े भाई डॉक्टर को बुलाते हैं, लेकिन इलाज के बावजूद भी उसकी तबीयत नहीं संभलती। राम भरोसे 3 बेटों से कहता है, बेटा, जरा कोई सरपंच को तो बुला लाओ। सरपंच जी, मुझे लगता है कि अब मैं और नहीं जीऊंगा। इसीलिए मैं आपके सामने कहता हूँ कि मेरे मरने के बाद आप मेरे 4 बेटों में बराबर से मेरी जमीन को बांट देना, ताकि मेरे 4 बेटे आराम से जीवन यापन कर सकें। राम भरोसे जी, जैसी आपकी इच्छा। राम भरोसे इतना कहकर थोड़ी देर के बाद मर जाता है और 3 बेटे रोने लगते हैं। अपने पिता का क्रियाकर्म करने के बाद 3 भाई सरपंच के पास जाते हैं और कहते हैं, सरपंच जी, हम आपसे कुछ बात करने आए हैं। बोलो, क्या हुआ? सरपंच जी, हम चाहते हैं कि पिताजी की जमीन में से थोड़ी सी जमीन गोलू को मिल जाए, बाकी हम 3 भाइयों में बांट दिया जाए। अरे लेकिन राम भरोसे ने तो कहा था कि जमीन को 4 भाई में बराबर से बांटना है। अरे सरपंच जी, पिताजी ने सिर्फ आपके सामने ही तो कहा था ना, और कोई तो नहीं था वहाँ। गोलू आएगा तो आप कह दीजिएगा कि तुम्हारे पिता ने ऐसा कहा था कि थोड़ी सी जमीन गोलू को देकर बाकी सारी जमीन 3 बड़े भाइयों में बांट देना। ऐसा करने पर हर साल जो माल बिकेगा उसके 15% पैसे हम आपको दे देंगे। यह सुनकर सरपंच को लालच आ जाता है। जब गोलू शहर से लौटता है तो अपने पिता के बारे में सुनकर बहुत रोता है। थोड़ी देर के बाद 3 भाई सरपंच को लेकर आते हैं। सरपंच गोलू को राम भरोसे की वसीयत सुनाता है। लेकिन पिताजी इतनी नाइंसाफी कैसे कर सकते हैं? बेटा, ये राज तो तुम्हारे पिताजी के साथ ही दफन हो गया। अगर पिताजी की यही इच्छा थी तो मुझे ये बात माननी होगी। मगर गोलू अंदर से संतुष्ट नहीं हो पाता। 3 बड़े भाई अपनी बड़ी बड़ी जमीनों में खेती करने लगते हैं और गोलू के हिस्से में बहुत छोटी सी जमीन आती है जो खेती करने के काबिल नहीं थी। 3 भाई ढेर सारा अनाज उगाते हैं, अच्छे दामों पर बेचकर ढेर सारे पैसे कमाते हैं। देखते ही देखते कई साल गुजर जाते हैं और खेती न करने के कारण गोलू के पास बचे कुचे पैसे भी समाप्त हो जाते हैं। यहाँ तक कि गोलू को खाने के लाले पड़ जाते हैं। एक दिन गोलू अपनी बंजर जमीन के पास बैठा था। अचानक उस जमीन में से एक अंगूर का पेड़ उगता है और देखते ही देखते बहुत बड़ा हो जाता है। उस पेड़ पर अंगूर के गुच्छे लटके रहते हैं। गोलू यह सब देखकर हैरान हो जाता है। उस रसीले अंगूर को देखकर गोलू के मुंह में पानी आ जाता है और वह पेड़ के पास जाता है और अंगूर का एक गुच्छा तोड़कर खाने लगता है। वाह, इतने रसीले और मीठे अंगूर तो मैंने कभी नहीं खाए। तभी अचानक उस पेड़ से आवाज आती है, गोलू, तुमको मेरे अंगूर कैसे लगे? गोलू आवाज सुनकर डर जाता है और डरी हुई आवाज में कहता है, कौन हो तुम? मैं जादुई अंगूर का पेड़ हूँ। अच्छा, तुम्हारा जादू कैसे काम करता है? अगर कोई सच्चा इंसान मेरा अंगूर खाएगा तो उसको अंगूर बहुत मीठा लगेगा, और अगर कोई झूठा या चोर आदमी मेरा अंगूर खाएगा तो उसका मुंह काला हो जाएगा। अच्छा, तो ये बात है। जिस गांव में गोलू रहता था वह गांव राजा हरिश्चंद्र के राज्य के अंदर आता था। एक बार राजा के ताज में लगा हीरा चोरी हो जाता है। राजा के ही दरबारियों में से किसी ने हीरा चुराया होता है।
राजा अपने हीरे के लिए बड़ा परेशान था, क्योंकि वह हीरा खानदानी और बहुत कीमती था। राजा ने अपने दरबारियों को वहाँ बुलाया और कहा, मैं जानता हूँ कि तुम में से किसी ने हीरा चुराया है। शराफत से बता दो कि हीरा किसने चुराया है, वरना तुम सबका सर कटवा दिया जाएगा। राजा का वजीर बोला, हुजूर, जल्दबाजी में फैसला ना लीजिए, ऐसे तो बहुत सारे बेगुनाहों की जान चली जाएगी। तो फिर कैसे चोर का पता लगाया जाए? मैंने सुना है कि हमारे राज्य में जो गांव हैं, वहाँ बड़े समझदार लोग रहते हैं। क्यों ना हम गांव वालों से ऐलान करवा दें कि जो भी राजा हरिश्चंद्र की समस्याओं को हल करेगा, उसको मुंह मांगी कीमत दिया जाएगा। शायद हमारी समस्या आसानी से हल हो जाए। ठीक है। अगले दिन सारे गांव में राजा के सिपाही यही ऐलान करते हैं, जो भी राजा हरिश्चंद्र की समस्या को हल करेगा, उसको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। गोलू एक सिपाही को बुलाता है और पूछता है, राजा की कैसी समस्या है? राजा के ताज का हीरा चोरी हो गया है। चोर दरबार में है, परंतु किसी को नहीं मालूम कि हीरा किसने चुराया है। मैं इस समस्या को हल कर सकता हूँ। फिर तुमको मेरे साथ चलना होगा। ठहरो जरा। गोलू अपने जादुई अंगूर के पेड़ के पास जाता है और एक अंगूर का गुच्छा तोड़कर राजा के दरबार में हाजिर होता है। हुजूर, इसका नाम गोलू है और ये कहता है कि आपकी समस्या हल कर देगा। राजा गोलू से कहता है, अगर हमारी समस्या हल ना कर सके तो तुमको कारागार में बंद कर दिया जाएगा। मुझे मंजूर है हुजूर। मैं जो अंगूर लेकर आया हूँ, उसमें से एक एक अंगूर सारे दरबारियों को खिला दीजिए। जिसने भी चोरी की होगी, उसका मुंह काला हो जाएगा। राजा सारे दरबारियों को अंगूर खाने को कहता है। सब अंगूर खाते हैं, परंतु किसी का भी मुंह काला नहीं होता। सबने अंगूर खा लिया, परंतु किसी को कुछ नहीं हुआ। नहीं हुजूर, सबने नहीं खाया। आपका वजीर बाकी है, उनको भी खिलाइए। राजा वजीर से कहता है, तुम भी खाओ। वजीर डरते हुए अंगूर खाता है और उसका मुंह काला हो जाता है। राजा को अपने वजीर पर बहुत गुस्सा आता है और वह वजीर को जेल में बंद करवा देता है। तुमने बहुत अच्छा काम किया है। बोलो, तुमको क्या चाहिए? हुजूर, मुझे लगता है कि मेरे भाइयों ने गांव के सरपंच के साथ मिलकर मेरे साथ बेईमानी की है। आप इंसाफ कर दीजिए। राजा ने फौरन गोलू के भाइयों और सरपंच को अपने दरबार में बुलाया और कहा, तुम सब ने मिलकर गोलू के साथ बेईमानी की है। अब नहीं हुजूर, मैंने तो इनके पिता राम भरोसे की वसीयत के अनुसार इनको इनका हक दे दिया है। राजा अपने सिपाहियों से कहता है, इस सरपंच को अंगूर खिलाओ। सिपाही सरपंच को जादुई अंगूर देते हैं। अंगूर खाते ही सरपंच का मुंह काला हो जाता है। राजा सरपंच से कहता है, अब तो तुम्हारा मुंह भी काला हो गया है, अब तो सच बोल दो। सरपंच डर के मारे रोने लगता है और कहता है, महाराज, इन तीनों भाइयों ने मुझे लालच दे दिया था। राम भरोसे ने सारे भाइयों को बराबर से जमीन देने की वसीयत की थी, मगर मैंने लालच में आकर गोलू के साथ बेईमानी की। मुझे माफ कर दीजिए। यह सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने तीनों भाइयों समेत सरपंच को जेल में बंद करवा दिया और सारी जमीन गोलू के हवाले कर दिया। इस तरह गोलू को इंसाफ मिल गया और वह खुशी खुशी अपने गांव में चला गया। जादुई अनार। किशन एक गरीब चरवाहा था। वह पहाड़ों के एक छोटे से गांव में लोगों की भेड़ बकरियां चराने जंगल में जाता था, लेकिन इधर कई महीनों से वह बहुत गरीबी में दिन गुजार रहा था, क्योंकि लोगों ने जानवर पालने ही बंद कर दिए थे। चलकर शहर में कोई नौकरी ढूंढनी होगी, यहाँ तो कोई काम मिलता नहीं है। वह शहर की तरफ नौकरी की तलाश में पैदल चल पड़ा था। हाथ में सिर्फ एक खाने की पोटली थी और एक लोटा था। जब भूख लगती तो अपनी पोटली खोलकर रोटी खा लेता। वह चलते चलते थक गया था। एक अनार के पेड़ के नीचे बैठ गया। अपनी बदकिस्मती पर उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसके आंसुओं की कुछ बूंदें पेड़ की जड़ में जाकर गिर पड़ी। अचानक पेड़ की जड़ों से आवाज आई, अरे, कोई है जो मुझे एक बूंद पानी पिला दे?
किसी के खांसने की आवाज आई। उसने उठकर इधर उधर देखा, कोई दिखाई नहीं पड़ा। वह झट से गया और पास ही में बहने वाली नदी से पानी लेकर आया और पेड़ की जड़ों में डाल दिया। जड़ में पानी पहुंचते ही, तुमने मुझे पानी पिलाकर मेरी सांसें लौटा दी। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। इस पेड़ के नीचे एक गड्ढा है, उसमें कुछ अनार के बीज हैं। उन्हें अपने साथ ले जाओ और अपने आंगन में लगा दो। वह तुम्हें वह सब कुछ देंगे जो तुम चाहोगे, लेकिन आज के बाद कभी आंसू मत गिराना। किशन ने जाकर देखा तो पेड़ के नीचे सचमुच गड्ढे में कुछ बीज थे। उसने उन्हें उठा लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। पर आप कौन हैं और मुझ पर इतनी कृपा करने का क्या कारण है? मैं इसी पेड़ की जड़ों में रहता हूँ। 2 दिन पहले ही कुछ लोगों ने पेड़ काटने का प्रयास किया था। उस समय से मैं बेसुध था। अभी बहुत प्यास लगी थी, इसीलिए तुम्हें आवाज दी थी। ठीक है, मैं तो घर से नौकरी की तलाश में निकला था। अब तुम्हारी ही नौकरी सही। घर आकर उसने अपने आंगन के एक कोने में बीज लगा दिया। सुबह जब सोकर उठा तो वहाँ एक अनार का पेड़ उग गया था। वह बहुत खुश हुआ। ये अनार का पेड़ कैसे मेरी इच्छा पूरी कर पाएगी? तभी उसने देखा कि पेड़ की कुछ डालियों पर छोटे छोटे अनार लगे हैं। एक अनार नीचे गिरा था। उसने अनार तोड़कर देखा तो उस अनार के बीज सोने के थे। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। वह पेड़ पर चढ़कर अनार तोड़ने की सोच रहा था। तभी पेड़ से आवाज आई, किशन, थोड़ा सब्र करो। जो अनार नीचे गिरेंगे वही उठाना। थोड़ा थोड़ा करके बाजार में बेच देना। हाँ, इस पेड़ की जितनी अच्छी देखभाल करोगे उतने ही ज्यादा फल तुम्हें मिलेंगे। ध्यान रखना, ये बात किसी को पता ना चले। उसने पेड़ में पानी डाल दिया, फिर जाकर बाहर बैठ गया। उसी समय उसका एक पड़ोसी बांके आ गया। उसने जैसे ही उसे देखा, अरे किशन, तुम तो कल शहर कमाने गए थे, इतने जल्दी कैसे लौट आए? हाँ, गया तो था, पर रास्ते में ही कुछ तबीयत ढीली लगी तो लौट आया। अरे तबीयत खराब थी तो वैद्य जी को दिखा लिया होता। बांकी चुपचाप चला गया, लेकिन सारे गांव में इस खबर का ढिंढोरा पीट दिया कि किशन वापस आ गया है। अब चलकर यहीं गांव में ही कोई काम ढूंढता हूँ। उसने जाकर उस दिन खेत में काम किया। शाम को घर आने के बाद पेड़ के पास गया तो कुछ अनार नीचे गिरे थे। जल्दी से उन्हें तोड़ा। अरे, ये तो कमाल हो गया। इन अनारों में भी बीज की जगह सोना है। वह तुरंत सोना लेकर बाजार गया और उसे बेच दिया। उसको उम्मीद से अधिक पैसे मिले। अब तो वह बहुत खुश था। अब ये रोज का नियम बन गया था। धीरे धीरे उसके पास बहुत धन हो गया। अब वह कहीं काम पर नहीं जाता था। उसके रहन सहन, उसके कपड़ों में तो बदलाव ही आ गया था। अरे, इस फक्कड़ की तो किस्मत ही पलट गई है। वह हमेशा इसी ताक में रहता कि किशन क्या करता है। एक दिन सुबह सुबह उसके आंगन में पहले उसने एक बॉल डाल दी। इसके बाद उसे उठाने के बहाने आंगन में कूद गया। वहाँ उसने देखा कि किशन पेड़ के नीचे से अनार उठा रहा है। ये अनार के फल है ना, कुछ हमें भी दे दो, मैं भी खा के देखूं कैसा है। किशन ने चुपचाप उसे अनार दे दिया। जब बांके ने अनार तोड़ा तो वह एक साधारण अनार था। शायद यही अनार बेचकर ही ये पैसे वाला बन गया है। लेकिन फिर भी वह सोचता रहा, अनार बेचकर कोई इतना अमीर नहीं बन सकता, जरूर कुछ और राज है। वो रोज सुबह सुबह उसके आंगन में झांका करता। एक दिन उसने किशन को अनार से सोना निकालते हुए देख लिया। एक दिन रात को वह आंगन में कूद गया और उसने जैसे ही अनार के पेड़ को हाथ लगाया, वैसे ही ऊपर से बहुत सारी पेड़ की डालियां चरमराई और उसके ऊपर गिर पड़ी। बचाओ, बचाओ! लेकिन उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी।
वो सुबह तक वहीं बेहोश पड़ा रहा। जब किशन सुबह उठकर आंगन में गया तो बांके को अचेत देखकर, अरे तुम यहाँ कैसे आए? क्या हुआ तुम्हें? अरे भाई, मुझे बचा लो, पहले इस झंझट से छुटकारा दिलाओ। पता नहीं कैसे ये डालियां मेरे ऊपर गिर गई। मैं तो सिर्फ एक अनार तोड़ने आया था। अच्छा हुआ इसे उस दिन सोने के बीज वाला अनार नहीं मिला। उसने उसके ऊपर से सारी लकड़ियां हटाई और वो वहां से भाग गया। अरे बाप रे, अब तो कभी भी इसके घर की तरफ झांकूंगा भी नहीं, नहीं तो इस पेड़ ने तो आज मुझे मार ही डाला था। उसके जाने के बाद अब मुझे भी थोड़ी जमीन खरीद लेनी चाहिए। कितने दिनों तक दूसरों के मजदूरी करूंगा। एक दिन वह पैदल ही उसी पेड़ के पास जंगल में चल दिया। आपने तो मेरी जिंदगी ही बदल दी। अब मैं सोच रहा हूँ कि धीरे धीरे बहुत सारी जमीन खरीद लूं और उन पर अनार के पेड़ लगा दूं। बहुत अच्छी सोच है तुम्हारी, पर एक बात का ध्यान रखना कि जितना हो सके उतना ही दान पुण्य के कर्मों में पैसे लगाना, गरीबों की मदद करना। एक हफ्ते में ही उसने जमीन खरीद ली और पूरी जमीन पर अनार के पेड़ लगवा दिए। कुछ जमीन पर एक पशुशाला भी बनवा दी। मुझे कितनी भी दौलत मिल जाए, पर मुझे कभी नहीं भूलना चाहिए कि मैं एक चरवाहा हूँ। उसके पास बहुत सारी धन दौलत हो गई थी। एक दिन जब वह रात में सोया तो उसकी नींद खुल गई। उसने खिड़की से देखा कि एक लड़की उसके घर के बाहर बैठी रो रही है। वह तुरंत बाहर गया। कौन हो तुम और रो क्यों रही हो? रो नहीं तो क्या करूं? मेरी सौतेली माँ ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया क्योंकि मेरा बापू 1 साल पहले ही चल बसा। मैं ऊपर वाली पहाड़ियों के उस पार रहती थी। इतना कहकर वह सिसकियां भरने लगी। अच्छा, तुम रोना बंद करो। चलो अंदर चलकर हाथ मुंह धो लो। सुबह चलकर तुम्हारी माँ से बात करेंगे। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम माधुरी है, लेकिन अब अपने घर नहीं जाना चाहती। अच्छा चलो, पहले अंदर तो चलो। कल सुबह पंचायत इस बात का फैसला करेगी। माधुरी चुपचाप उसके पीछे पीछे चली जाती है। सुबह ही किशन गांव के मुखिया के पास जाकर मुखिया जी को माधुरी के बारे में सब बताता है। ठीक है, उसको लेकर आओ, मैं पंचायत बुला लेता हूँ। किशन घर जाकर, माधुरी चलो पंचायत में जाना है। दोनों वहाँ जाते हैं तो पंचायत के लोग माधुरी से, तुम अपने घर चली जाओ बेटी, तुम्हारी माँ ने गुस्से में आकर निकाल दिया होगा। नहीं नहीं, उसने मुझे कहा था कि मेरे बाबू की तरह वो मुझे भी मरवाकर जंगल में अनार के पेड़ के नीचे गड्ढे में ढकवा देगी। किशन अनार के पेड़ का नाम सुनते ही समझ गया कि उसी अनार के पेड़ के बारे में बात कर रही है। तुम्हारी माँ की तो पुलिस में रिपोर्ट करवानी होगी, लेकिन तब तक तुम कहाँ रहोगी? मुखिया जी, अगर आप लोगों की आज्ञा हो तो मैं इस लड़की से शादी करके अपना घर बसा लूं। अरे वाह, इससे अच्छा क्या होगा किशन, लेकिन इसके पहले तुम्हें उसके गांव जाकर इसकी वास्तविकता जाननी होगी। जी मुखिया जी, तब तक इसको आप अपने घर में ही रख लीजिए। मैं आज ही जाकर पता लगाता हूँ। किशन माधुरी के बताए पते पर जाकर पूछताछ करता है तो सारी बातें सही निकलती हैं। अरे भाई, अच्छा हुआ वो लड़की गांव छोड़कर चली गई, वरना उसकी माँ अपने हाथों से उसका गला दबा देती। किशन वापस आकर मुखिया जी से सारी बातें बताता है। ठीक है, तुम शादी की तैयारी करो, कल तुम्हारा विवाह होगा और मैं स्वयं कन्यादान करूंगा। मुखिया जी, बस एक जीवन साथी की कमी थी, वो भी पूरी हो गई। उनका विवाह हो गया। दोनों बहुत खुश थे। किशन ने कई धर्मशालाएं, गरीबों के लिए अस्पताल और बहुत से कुएं खुदवाए। रोज सुबह वह खुद अपनी पत्नी के साथ अपने हाथों से दान देता। अब वह किशन सेठ के नाम से मशहूर हो गया। जादुई अनार ने उसके जीवन में खुशियां ला दी थी।